हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं पार्ट टेस्ट 2 पेपर 1 से देखते हैं। इसमें पेपर 1 में 45 क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटम Z इज फाउंड टू बी 12 टाइम्स एज हैवियर एज एटम X। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है फर्स्ट लाइन हम लोग कंसीडर करना चाहिए, जस्ट एज्यूम की जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास फॉर X इज, हम लोग इसको A कंसीडर कर ले या जस्ट X कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर एटॉमिक मास ऑफ ये हम लोगों ने X के लिए कंसीडर कर लिया। सिमिलरली फॉर Z बोला गया कि Z इज 12 टाइम्स एज हैवी एज एटम X, तो यानी कि इसके वेट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 12x। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को एटॉमिक मास आ गया। अब यहां से हम लोग को जो है कंसीडर करना है। बोला गया कि इफ वन विश टू प्रिपेयर अ कंपाउंड, दिस फॉर्मूला दे हैव गिवन Z3X5। क्या बोला गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Z वुड बी रिक्वायर्ड टू कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ X। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच ऐसे रखा जा सकता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये समझा जा सकता है कि अगर मैं 5 मोल ऑफ X कंसीडर करता हूं, 5 मोल ऑफ X दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल्स ऑफ Z। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ Z। क्लियर है बात? 5 मोल्स ऑफ X इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल्स ऑफ Z। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 1 मोल की बात करो, 1 मोल ऑफ X इज इक्विवेलेंट टू 3/5 मोल्स ऑफ Z फॉर गिवन कंपाउंड के लिए, जो कंपाउंड हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स लिया क्या है? उन्होंने बोला कि 1 ग्राम हम लोग को कंसीडर करना है 1 ग्राम ऑफ X, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X इक्वल टू 1/X हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टेकन 1 ग्राम ऑफ X। तो जो है हम लोग एटॉमिक मास ऑफ X से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। तो यानी कि 1 मोल ऑफ X जो है रिएक्ट कर रहा है 3/5 मोल्स ऑफ Z के साथ में, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं 1/X मोल ऑफ X विल रिएक्ट विथ 3/5 इंटू 1/X मोल्स ऑफ Z। समझ में आ रहे हैं? सिंपल सा यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको अप्रोच रखना है। अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है? यहाँ पे बोला गया कि Z का जो ग्राम है, एटॉमिक वेट है, मतलब वेट जो रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर 1 ग्राम ऑफ X के साथ रिएक्शन के लिए, वो कंसीडर करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसकी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/5 इंटू 1/X ये Z का वैल्यू रहा। Z का हम लोग वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैं इसको इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो 3/5 इंटू 1/X इंटू 12x। 12x क्या है? 12x इसका एटॉमिक मास है। ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिक मास, x विल गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 18/5। यही आएगा, नहीं 18, सॉरी, ये हो जाएगा सिंपली आपका 36/5, जिसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 7.2। क्लियर है? 7.2 ग्राम। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इस केस में हम लोग जो है बी आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वेल नोन क्वेश्चन होता है उससे पूछा गया। तो फंक्शन आपका ये कुछ है, देखिए आप समझिए, ये रिप्रेजेंट किया गया साई स्क्वायर 4πr²। इसको थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर लेना, r² से मल्टीप्लाई नहीं, साई स्क्वायर 4πr²। ठीक है, तो यानी कि रेडियल वेव फंक्शन को इन्होंने जो है कंसीडर किया, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। ठीक है, अब देखो आप इस केस में कैसे कंसीडर किया जा सकता है कि फर्स्ट किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें। तो फर्स्ट को ग्राफ अगर मैं बनाऊं, फर्स्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट जो कर्व है कुछ इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, अब समझना है इसमें ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इस केस में। तो यहां पे सिंपली लिखा जा सकता है n - l - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो n - l की वैल्यू होनी चाहिए क्या आपकी, ये होनी चाहिए 2। समझ में आती है बात? n - l इक्वल टू 2। अब कब हो सकता है ये 2? जैसे कि इसमें ऑर्बिटल दिया हुआ है 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। तो अगर मैं कंसीडर करूं 3p ऑर्बिटल को, तो 3 और l की वैल्यू वहां पे हो जाएगी आपकी 1, जिसकी बेस पे ये 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है 3 से। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है सेकेंड वाला कंसीडर करो, तो सेकेंड के केस में कुछ इस तरीके से कर्व गया हुआ है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में देखना। तो सेकेंड में जो है अगर नोडल रेडियल नोड की बात करें, तो यानी कि n - l - 1, ठीक है, n - l - 1 इक्वल टू 0, नो रेडियल नोड, n - l इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3d को,
क्योंकि जो है डी ऑर्बिटल क्या होगा, डी ऑर्बिटल के एल की वैल्यू 2 होगी, तो 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, ये जो पार्टिकुलर रेडियल वेव फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 3D ऑर्बिटल। अच्छा, एक और केस है इसमें थर्ड वाला, यानी कि यहाँ से आंसर आ जा रहा है कि सी इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन उसके अलावा जो थर्ड है, एक बार उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड के केस में अगर आप क्लियरली देखो तो ये कुछ कर्व ऐसे बनाया गया, ठीक है, ऐसे कुछ ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर रेडियल नोड काउंट करो तो 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो n - l - 1 = हाउ मच, 2। तो n - l = 3। अब ये 3 कब आ सकता है, जब हम लोग जो है कंसीडर करें n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, एक पॉसिबिलिटी यानी कि 3s ऑर्बिटल हो सकता है। तो थर्ड 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 3p ऑर्बिटल को। तो इन दैट सिनारियो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट 47, जो कि एक आसान सा प्रॉब्लम है, आपने इस तरीके का प्रॉब्लम किया होगा। क्या मेंशन किया हुआ है 47 के अंदर कि एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी लोकेटेड विद इन 5 × 10⁻⁻5 एंगस्ट्रोम। ठीक है, ये है। तो यानी कि हम लोग अगर डेल एक्स बताना चाहें, यहां से सिंपली डेल एक्स लिखा जा सकता है 5 × 10⁻15, क्योंकि -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, बात समझ में आती है। अब करना क्या है कि डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इस अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें डेल वी, ठीक है, इसको देखिए, डेल वी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π m डेल एक्स, ये जाएगा आपका। ठीक है, h/4π m डेल एक्स। इसको अगर कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, देखिए आप वैल्यू रख लोगे यहाँ पे 6.62 × 10⁻34 डिवाइड बाई 4 × 3.14। मास अगर कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। और डेल एक्स की बात करें तो डेल एक्स यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया ही हुआ है, दैट इज 5 × 10⁻⁻50। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो जो डेल वी की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी 1.15, क्योंकि यहाँ पे सभी 1.15 दिया हुआ है। आप पावर वाले वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 10⁻³ ये 31 ऊपर जाएगा, 10⁻³ आएगा, 15 जाएगा, 10⁻11 आएगा। चूंकि डिवाइड करोगे तो टोटल यहाँ पे 10⁻10 फाइनली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, यानी कि 47 के केस में भी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ 48 देखें तो ये भी एक आसान जो है प्रॉब्लम है, आपका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसपे आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड यानी कि AS2S5 दे हैव टेकन, दैट कैन बी ऑब्टेन जो है दैट कैन बी ऑब्टेन व्हेन 35.5 आर्सेनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ H2S, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2S। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आप इस एसिड को आपने लिया, ठीक है, आर्सेनिक एसिड को, इसको आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ H2S के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो कि आपको दे रहा है यहाँ पे AS2S5। ठीक है, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। तो अब इस केस में आप करना क्या होगा कि आपको जो आर्सेनिक है, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक कोई हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि आप आर्सेनिक एसिड का जो अगर कंसीडर करते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसको आप डिवाइड कर दो इसके मॉलिक्यूलर वेट से, कितना आ जाएगा देख लो आप। गिवन एटॉमिक वेट ऑफ आर्सेनिक इज 75। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो इसके मोलर मास के थ्रू, तो जो है मोलर मास ऑफ S3AsO4 ये आपका दे देगा 0.25 मोल। क्लियर है बात, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे क्या है कि 0.25 मोल आ गया, तो आप जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा सकते हो फॉर आर्सेनिक के। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 3 + 75 प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपली आ जाएगा वैल्यू 7 + 5 2। ठीक है, और यहाँ पे 13 + 1 140। ठीक है, यहाँ से जो है अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो सिंपली ये वैल्यू दे देगा 0.25। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा सकते हो किसके लिए, आर्सेनिक के लिए। तो यहाँ पे जो है सिंपली क्या हो जाएगा, देखो आप 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3ASO4 इज इक्विवेलेंट टू, इस साइड में देखो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AH2S5। ठीक है, अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये दे दिया है, बेसिकली हम लोगों ने क्या निकाला था, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये जो है आ गया। अब यहाँ पे आप ले जाकर रख दो 0.25 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AH2S5। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AH2S5 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 2, जो कि आपको वैल्यू दे देगा 0.125। ठीक है, तो यही हम लोग को आंसर मिलेगा। तो बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 के केस में क्या है कि रिएक्शन दिया हुआ है जिसको इजीली बैलेंस किया जा सकता है और उसके बेसिस पे आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक वाले क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो इसमें क्या अप्रोच रहेगा, देखिए आप यहां पे दिया गया है 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद 2 मोल्स। अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो बैलेंस कर सकते हैं। पहले मैं जस्ट रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको भी आइडिया लगे किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, Ba3PO4 ट्वाइस प्लस NaCl। यहां पे करते क्या है, सिंपली आप जो है एज अ विदाउट मेंशन किए हुए आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा देते हो। कैसे लगाते हो, थोड़ा सा देखें इस केस में। तो यहाँ पे बैरियम 3 दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3। अब क्लोराइड ये हुआ तो यानी कि 6 मोल ऑफ NaCl यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जब 6 मोल आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, आप है हीट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग ये हमारे सामने बैलेंस रिएक्शन है। अब बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन 2 मोल्स ईच ऑफ Na3PO4 एंड बैरियम क्लोराइड रिएक्टेड। तो इस केस में आपको करना क्या रहेगा कि पहले हम लोग जो है इससे डिसाइड करेंगे कि विच इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2/3 3 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये 2/2 ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या समझा जा सकता है कि दिस वैल्यू इज लेस, जिसका लेस वैल्यू होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे ये डिसाइड करने जा रहा है कि प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे या बैरियम फॉस्फेट बनेंगे या कितना मोल्स जो है कंज्यूम होगा। तो यहां से जो है देखो आप 6 मोल ऑफ NaCl इज फॉर्म। पहले ये देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। तो अगर मैं कंसीडर करूं 3 मोल्स अगर लिया गया रहता, 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कितने मोल्स के इक्विवेलेंट होता, 6 मोल ऑफ NaCl। पहले हम लोग NaCl की बात कर रहे हैं, 6 मोल्स ऑफ NaCl। सोच पा रहे हो आप कि किस तरीके से अप्रोच रखना है। 3 मोल्स विल रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ NaCl। क्लियर है बात। यानी कि 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaCl, यही बोला जा सकता है। अच्छा, हम लोग एग्जैक्टली कितना लिए, 2 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड लिए, यानी कि ये रिएक्ट करेगा आपके 4 मोल्स ऑफ 2 into 2 दैट इज 4 मोल्स ऑफ NaCl विल फॉर्म। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ NaCl विल फॉर्म। यहाँ पे दिया है 6 मोल, तो इन दैट सिनारियो फर्स्ट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट, 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट इज फॉर्म, 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, सिमिलरली आप अप्रोच रख सकते हो कि 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड जब लिया गया तो ये रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ बैरियम फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज बैरियम फॉस्फेट, 1 मोल ऑफ बैरियम फॉस्फेट। तो 1 मोल अगर मैं कंसीडर करता हूं, 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ 1/3 मोल ऑफ बैरियम फॉस्फेट। क्लियर है। हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है 2 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा लेंदियर प्रोसेस होगा लेकिन आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचेगा। यूनिटरी मेथड है, कोई भी इसमें जो है हम लोग को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट विल फॉर्म, क्लियरली सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड के केस में बोला है कि Na3PO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। जहां तक बात करें बैरियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये गलत हो जाता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में मेंशन किया गया है कि 2/3 मोल्स ऑफ Na3PO4 इज लिमिट। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये देख सकते हो कि जो 3 मोल्स अगर मैंने लिया तो इसके साथ में 2 मोल्स रिएक्ट किया।
तो अगर मैं कंसीडर करूं कि ये 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ हाउ मच, 1 मोल विल रिएक्ट विथ 2/3 मोल्स ऑफ Na3PO4। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसमें कि हम लोगों ने लिया इसका 2 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड विच विल रिएक्ट विथ 4/3 मोल्स ऑफ Na3PO4 बोला जा सकता है। अब चूंकि हम लोगों ने इसका 2 मोल्स लिया है तो फाइनली ये बच कितना जाएगा, Na3PO4 जो लेफ्ट अमाउंट है ये हो जाएगा 2-4/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है बात? तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बैरियम क्लोराइड इज लिफ्टिंग रिएजेंट, फिफ्थ भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इस केस में हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको कंसीडर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेना है और दोनों साइड में आप कैलकुलेट कर लो। जैसे कि यहां पे मैं बात करूं Fe3O4 और ये बनाएगा Fe। ठीक है, तो हर केसेस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि किस में हम लोग को चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इस साइड में हम लोग एक ही मोल्स रखेंगे। तो अगर इसको आप देखोगे तो 3Fe आएगा। क्लियर है बात? इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करो, आयरन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, +8, यही होगा। मैं तीनों Fe को कंसीडर कर रहा हूं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3 है Fe, तो ये हो जाएगा +6, यानी कि इस केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, तो इसमें है C2O4 2- और यहाँ पे है CO2। क्लियर है बात? अब जो है 2 मोल्स ऑफ CO2 जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा ये +6 और इधर हो जाएगा 2 है तो ये +8 हो जाएगा। मैं कार्बन को तो निकाल ही रहा हूँ +4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सच दैट कि ये पर मोल ऑफ इसका दिखना चाहिए। तो यहाँ से 6 से +8 जा रहा है, तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी के केस को देखिए, अब सी में क्या है, H2O3 2- ये फॉर्म कर रहा है 2 मोल्स ऑफ SO3 2-। ठीक है, अब आप देखो इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो है -2 +6, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ की बात करें तो ये हो गया -2 +6, यानी कि यहाँ पे भी अगर कंसीडर किया जाए तो ये एक सल्फर का कितना होगा, एक सल्फर का होगा +4 और 2 सल्फर है तो +8, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें। इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि नहीं सही हो सकता है। यही हम लोग को चाहिए कि किसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सी करेक्ट है। डी के केस में भी देख लेते हैं, N2O3 और इधर दिया हुआ है NO2। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NO2, तो इधर हो गया ये आपका +4। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका +6, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है बात? तो सी इज करेक्ट। ठीक है, 51 की बात करें, 51 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। बोला गया है कि लिस्ट स्टेबल कैटायन, लिस्ट स्टेबल कैटायन जो इसमें लिथियम प्लस दिया हुआ है, तो लिथियम प्लस ऑब्वियस है कैसा है कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है तो 1s2 2s1 होता है, फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा 1s2। बी ऑप्शन की बात करें पोटेशियम प्लस, तो यहाँ पे भी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, लाइक जो है आपका 2p6 का। ठीक है, 2p6 या 3p6 फाइनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अटेंड कर लेगा, यानी कि ये भी स्टेबल होगा। जहां तक एल्युमिनियम 2+ की बात करें तो इस केस में आपको एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में दिखेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में दिखेगा, जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। उसी तरीके से Si2+ की बात करें तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर इसमें कंसीडर किया जाए तो देखो 3s2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। ठीक, तो हम लोग जो है सी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 52 हो गया, 51 हो गया, 52। 52 क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया कि हाउ मेनी एल्कीन विल गिव स्ट्रक्चर, हम लोग को कंसीडर करना है कि विल गिव 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी ये हम लोग को चाहिए कि किस केस में 1 2 3 4 5 6 ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया ऑन द हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड प्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो 6 ऐसे केसेज है जहाँ पे कि
अगर डबल बॉन्ड में प्लेस करूं और उसको फिर हाइड्रोजनेट कराया जाए, एल्कीन मींस डबल बॉन्ड रखना है, यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो, तो ये केस है एल्कीन के केस में। अब यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी सच एल्कीन्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6 जो है होंगे, और इस केस में यानी कि हम लोग का आंसर जो होगा ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ डायजोमेथेन, डायजोमेथेन बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वन, डायजो मींस 2 नाइट्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, डायजोमेथेन। इसका स्ट्रक्चर गिवन एक कार्बन नाइट्रोजन, देख सकते हो नाइट्रोजन एक ज्यादा बॉन्ड बनाया जो बीच का नाइट्रोजन है, सेंट्रल नाइट्रोजन है। तो इस केस में पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम, यानी कि इस वाले नाइट्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो सिंपल से या तो आप जो है देख लो कि इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 माइनस, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो कि बॉन्डिंग में शेयर किए गए, लोन पेयर तो नहीं दिख रहा है, 0 है। और जो है अगर बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 विल बी फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली +1 आएगा अगर स्ट्रक्चर आप क्लियरली दिखाओगे, और यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो नेट अगर देखो तो इस केस में आप +1 इस स्ट्रक्चर पे देखोगे, तो क्लियरली फॉर द 53 ए विल बी करेक्ट आंसर। 54 की बात करें तो इसमें बोला गया कि इफ एनी लीड विल ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड एट द 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हम लोगों ने रिएक्शन कंसीडर किया होगा जब हम लोगों ने 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस के साथ NaNO2 विथ HCl ट्रीट किया था। तो वहां पे मेंशन किया था कि NaNO2 विथ HCl का सेम रोल होगा लाइक HNO2 नाइट्रस एसिड का। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझे। ये रहा हम लोग का एनिलीन, जिसको हम लोग ट्रीट करना चाह रहे हैं NaNO2 विथ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि लो टेम्परेचर पे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा डायजोमेथेन लाइक दिस N+N3L। इसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, नॉट डायजोमेथेन, दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं। ये फॉर्म करके आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली इस केस में हम लोग को ज्यादा सोचना ही नहीं है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 55 की बात करें तो इसमें बोला गया कि विच स्ट्रक्चर विल नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ZnBr दिया हुआ है, ZnBr नहीं एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है ZnBr2 के फॉर्म। ठीक है, अदर जो है वो देख सकते हो, क्लोरेट है, स्टेनेट है, सल्फेट है, ये ऑल आर मतलब कंप्लीट ये बोला जा सकता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और इसमें हम लोग बात करें तो ये गलत दिया हुआ है, ZnBr नहीं होता है, ZnBr2 हो सकता है। तो क्लियरली जो है डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 56 की बात करें तो 56 में मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कौन सा एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, तो सिंपली आप देख सकते हो BF3। ठीक है, तो BF3 के केस में क्या है कि जो है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस केस में अगर आप देखोगे कि दिस इज द 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल, यानी कि इस केस में आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे मूव करें इसमें। तो आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 की बात करें तो इसमें आपको जो है मेंशन किया गया कि 2 सक्सेसिव रिएक्शन जिसमें कि A टू B में कन्वर्ट हो रहा है और B C में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यील्ड है वो 90% है और यहाँ पे जो यील्ड है वो 80%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज यील्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ A टू C, ओवरऑल जो कन्वर्जन होगा A टू C वो कितना होगा, ये चीज हमसे पूछा गया। तो कैसे देखा जा सकता है, मान लो आपने जो है देखा कि X आपने अमाउंट ली, क्लियर बात, X अमाउंट A का कंसीडर कर लो। अब इससे 0.9 अगर कंसीडर, इसका बोला गया कि यील्ड 90% है, तो यानी 0.9 हो गया, और इसको फर्दर कंसीडर किया जाए तो इसका 0.8% हम लोग को मिलेगा। B से C में जो यील्ड है उसका परसेंटेज 80 डिवाइड बाई टोटल अमाउंट जो हम लोगों ने लिया है X, ये हो गया जितना प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा, और ये हम लोगों ने जो इनिशियल लिया है ये आप 100 से मल्टीप्लाई कर तो सिंपली ये आ जाएगा कितना, दैट इज गोइंग टू बी 72%। ठीक है, 72%। नेक्स्ट देखो 58। ठीक है, 58 के केस में दिया है कि ऑन बैलेंसिंग द रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम विथ aqua regia, प्लेटिनम विथ HNO3, प्लेटिनम विथ HNO3 विथ HCl। ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है जो है आपका ये कंपाउंड PTCl6NO। ठीक है,
मैं इसको नीचे लिख देता हूँ S2। ठीक है, तो अगर आप ये बैलेंस करते हो इजीली बैलेंस किया जा सकता है। ये 0 से है और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो 0 से 4 में जा रहा है। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये जो है आपका जो है दिखाएगा +5, यहाँ पे +2। यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का चेंज है और यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से चेंज है। तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस करने के बाद रिएक्शन आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब रेस्ट जो है आप HCl को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो HCl को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 18 HCl हो गया। ठीक है, रेस्ट नहीं, वाटर को बैलेंस करना है, तो वाटर को कैसे बैलेंस कर सकते हो? तो इधर आप देख लो ऑक्सीजन कितना है, जो है 4 × 3 12 हो गया, 4 ये चला गया 8 यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 8H2। ये पूरा कंप्लीट जो है बैलेंस रिएक्शन होगा। तो बोला गया कि ऑन बैलेंसिंग द रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम विथ aqua regia with lowest possible integer the sum of coefficient of all the following reaction and product is, तो 3 + 4 + 18, ठीक है, +3 + 4 + 8, ठीक है, इन सभी को सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 + 3 हो गया 10, 10 प्लस जो है 12 ये हो जाएगा 22 + 18, ठीक है, 22 + 18 ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इस केस में मेंशन किया गया है कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप मेटलर्जी के अंदर देखोगे तो पूछा गया है कि फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के लिए यूज किया जाता है। फॉर ईच केजी ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड अवे। तो आप रिएक्शन आप देखोगे कि एनोड पे क्या बर्न्ड होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, और लेटर ऑन रिएक्शन देखेंगे। बट यहाँ पे एल्युमिनियम पर केजी फॉर्म कर रहा है जब 0.5 kg ऑफ कार्बन बर्न्ड हो रहा है। तो इसमें क्या कंसीडर किया गया कि कुछ रिएक्शन होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका रेशियो चाहिए इनको, मोल रेशियो इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म। तो इसको जो है रेशियो को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। थोड़ा इस रेशियो को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 3n3। तो इसको मैं इसलिए लिया है ताकि आगे का कैलकुलेशन है वो इजी रहे, अदरवाइज आप n+n:1 रेशियो लेके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा रिएक्शन को देखते हैं कि Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है जो है आपका एल्युमिनियम अलॉन्ग विथ CO2 + C, ठीक है, या CO। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसको बैलेंस करते हो तो मैंने बोला इसको 3n ले लिया जाए और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3n और 3, ताकि ये रेशियो निकल आए। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा 3n और यहाँ से आ जाएगा 6। तो यानी कि जो ऑक्सीजन है ये इसका रेशियो आप देखना, ऑक्सीजन 3n + 6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जो है 3 को बाहर ले लिया जाए तो 3n + 6 से अगर 3 बाहर ले लें तो n+2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जो कार्बन है, कार्बन को थोड़ा सा मेंशन कर दिया जाए तो कार्बन ये आ जाएगा आपका 3n + 3, ठीक है, 3n + 3। यहां से एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आ जाएगा आपका जो है 2 × n+2, 2 × n+2। अब करना क्या है यहाँ पे केस समझो आप, बोला गया है कि 0.5 kg ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, यहाँ पे इतना कार्बन बर्न हो रहा है और जो है जो आपका एल्युमिनियम फॉर्म कर रहा है वो है आपको 1 kg पर केजी ऑफ एल्युमिनियम के लिए। तो यानी कि मैं रेशियो अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एल्युमिनियम का, दैट इज 27 × 2 × n+2, ठीक है, यही होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3n+3, कार्बन बर्न हो रहा है। ये जो है वेट आ रहा है कार्बन के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है कितना, 1 kg के लिए 0.5 जा रहा है, यानी कि ये होगा आपका 2। इसको अगर आप n के लिए सॉल्व करते हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस है। 59 के केस में आप जो है आंसर विल बी करेक्ट, 2:1 रेशियो में ही आएंगे, 2:1 रेशियो में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, यानी कि 2 विल बी करेक्ट आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द I3-। हम लोगों को क्या करना है, I3- में नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल काउंट करना है। ये जेईई मेंस का एक बार का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो स्ट्रक्चर है थोड़ा उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से लीनियर शेप होगा, I3- है, यानी कि आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, 8 हो गया, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में गया और रह गया एक जो है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहेगा, तो 1 2 3
3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। ध्यान रहे ये लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे, क्योंकि इस टोटल नंबर ऑफ हम लोग को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ये 3 आयोडीन भी तो जो है अगर कंसीडर किए जाए, ईच आयोडीन के लिए 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 + 3 + 3 टोटल 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो 9 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, 61 भी एक तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल में फ्रीक्वेंटली देखने को मिला होगा। क्या क्वेश्चन है कि एन एटम ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 11, 24, 48, 64, 392, 490, ये वैल्यूज। अच्छा, यहाँ से यहाँ देखो तो जो है बहुत ज्यादा गैप नहीं है। 24 से 48 गए बहुत कम नहीं, जंप नहीं है। 48 से 64 गए बहुत जंप नहीं है, लेकिन 64 से 392 जा रहे हो तो एक लार्ज जंप के लिए, ठीक है। तब इस केस में क्या है कि आप देखो यहाँ पे जब जंप नहीं है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरे इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त ये जो वैल्यू है एक सडन जंप मिला। यानी कि जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन में निकाल ले रहा हूं तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर रहा है। अब जब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर ले रहा है तो अब ये हमसे पूछा क्या गया था, इसमें हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एटम। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात समझ में आती है? तो 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 62। आप देखिए तो इस केस में मेंशन किया गया है कि एनिलीन जिसको ट्रीट किया गया है, ये हम लोगों ने वेल फेमस रिएक्शन देखा था, इट वाज द कार्बिलमिन, जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं CaCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। इसको हीट करना पड़ेगा। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेड, जेड जो बना हुआ है, तो यहाँ पे जेड बन जाएगा आपका ये आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा। इसका अगर वेट कैलकुलेट किया जाए तो सिंपली आप देख सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, तो जो है बेसिकली 12 कार्बन, तो 12 + 7 कार्बन, तो 12 × 7, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, ठीक है, और 84 1 नाइट्रोजन और 5, तो ये हो जाएगा आपका 103। 103 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। (63) का केस देखें तो 63 में मेंशन किया गया है कि 3 मोलर बाइनरी सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल हैज द डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपली आप जो है कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, और जो है बताना है कि जो है जो मोलैलिटी होगा सोल्यूशन विल नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये तो आप जो है कॉन्सेप्ट देखे ही होंगे कि मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, मोलैलिटी डिपेंड करती है। तो मोलैलिटी जो है नहीं डिपेंड करेगा तो डी इज करेक्ट, बट हम लोग को मोलैलिटी भी पता करना है सोल्यूशन का। 3 मोल्स लिया गया है, ठीक है, जिसका डेंसिटी दे हैव गिवन 1.5 ग्राम पर, ठीक है। 3 मोलर सोल्यूशन लिया गया, तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं इसमें कि 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल, ठीक है, ऐसे ही बोला जा सकता है इसको। 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर है बात? अच्छा, 1 लीटर सोल्यूशन का जो है डेंसिटी दे हैव मेंशन ऑफ दिस सोल्यूशन, तो वेट निकाला जा सकता है। वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1.5 × 1000, यानी कि 150 ग्राम, ये हो गया। अच्छा, यहां से वेट अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1500 माइनस, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल, यानी कि 3 एथेनॉल को कंसीडर कर लो तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, तो 24 + 6 30 + 16 यानी कि 46। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है, 132 माइनस करना पड़ेगा 1500, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिंपली आप वेट निकाल दो सॉल्वेंट का और नंबर ऑफ मोल से इस वेट को 1500 आप कैलकुलेशन करना रेस्ट पार्ट, ये हो जाएगा आपका। बेसिकली हम लोग को चाहिए होगा 1000 ग्राम के लिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू दे देगा 2.2 मोल, ठीक है। ए इज करेक्ट, पहली हम लोग बोल सकते हैं डी इज करेक्ट बिकॉज मोलैलिटी विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। बात समझ में आती है। नाउ 64 भी देख लेते हैं हम लोग 64 के केस में।
तो 64 में मेंशन किया गया है कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज द aqua solution is 1/31, तो मोल फ्रैक्शन दे मेंशन कि 1:31 है किसका, यूरिया का। तो ये मैं बोल सकता हूँ 1 मोल यूरिया होगा, 1 मोल ऑफ यूरिया, और रेस्ट जो 30 मोल होगा 30 मोल्स ऑफ वाटर होगा, 30 मोल ऑफ वाटर ये होगा। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज 1:30। सिंपल सा, ये तो करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट ओनली। बी की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज 1/15, ये गलत हो जाता है। वेट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इज 10%, ठीक है। वेट बाई वेट अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप सिंपली जो है यूरिया का जो है ले लो NH2CONH2, ठीक है, CONH2, इसका 1 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 12 प्लस 16, यही चीज है, कैलकुलेट कर सकते हो, 60 आई थिंक आएगा, दैट इज 60। तो 60 डिवाइड बाई 30 इंटू वेट ऑफ दिस वन, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 10/90, ठीक है, 10/90। तो वेट ऑफ बेसिकली हम लोग को वेट बाई वेट सोल्यूशन यानी कि टोटल वेट कंसीडर करना होगा इस केस में। तो 90 और प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 100। ये तो कैलकुलेट करने आ रहा है ना आपको कि टोटल वेट, मैंने वेट ऑफ यूरिया कंसीडर किया डिवाइड बाई टोटल वेट। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या केस है। देखो 1 मोल ऑफ यूरिया है तो यानी कि 1 मोल ऑफ यूरिया में 60 ग्राम हो गया, डिवाइड बाई 60 प्लस हाउ मच, 1 मोल ऑफ यूरिया 60 प्लस हाउ मच, दैट इज 30 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 18 इंटू 3, ये हो जाएगा 540, ठीक है, इंटू 100, यही चीज है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि क्लियरली इन दैट सिनेरियो सी इज आल्सो करेक्ट। तो ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 65 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पायरो, ठीक है। तो पायरो कैसे कंसीडर किया जा सकता है, देख लो आप। जैसे कि फर्स्ट केस आप देखो तो H2SO3, इसका मैं ट्वाइस लूँ और यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया जाए, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा H2H2O7, ठीक है, ये बन के आएगा। वाटर अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये बन के आएगा आपका फॉर्मूला, सही है, H2SO4 H2SO4। तो ये भी है आपका। उसी तरीके से H4P2O5 के बारे में बात कर सकते हैं, ये भी आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल से एलिमिनेट करके जाएगा। H2XgO4 गलत है, H2MnO4 ही गलत है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पायरो एसिड हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक बार आप इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर से देखते जाओ। 66 के केस में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। फर्स्ट बोला गया क्रोमिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। बी है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। HNO4 पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, ये गलत है। HNO5 होगा पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली SClO3 इज परक्लोरिक एसिड, नहीं, परक्लोरिक एसिड होगा SClO4। तो C and D इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया कि विच इज करेक्टली मैच, दैट इज A and B आर करेक्टली मैच्ड इन दैट केस। तो 66 के केस में A and B विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। ये रहा आप लोग का पेपर 1। आई होप कि आपने अच्छा लिखा होगा, क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे। हम लोग पेपर 2 देखेंगे इसके बाद। तो जो है आप देख लो कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, उसको रेक्टिफाई करो। और जो है अगर उसके बाद में भी कंसर्न रह जाता है तो योर डाउट इज ऑलवेज वेलकम।